हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे अकाउंट्स के। 5th चैप्टर जो है हमारा कंपनीज अकाउंट शेयर्स का। ठीक है, हम लोग का जो 4th चैप्टर है जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो जैसे कि आपको पता है वो हमारा डिलीट हो चुका है, तो इस वजह से हम उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में आप दो चीज़ पढ़ोगे, एक होता है शेयर्स और एक होता है डिबेंचर्स। तो अभी आपका जो 5th चैप्टर है वो शेयर्स के ऊपर है। तो आज हम सबसे पहले उसकी पूरी समरी देखेंगे, उसकी क्या थ्योरी है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके पूरे थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे कि उसकी क्या उसके क्या न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ आती है कि कंपनी क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जैसे आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील, ये मैंने कुछ पॉइंट्स को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब कंपनी का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर इन वर्ड्स को हम देखेंगे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। क्या कह रहा है कि हमारी कंपनी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसी पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है जो एक लॉ के उससे बनी हुई है। ठीक है, लॉ से बनी हुई है और इसका क्या है, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होता है। चलो ठीक, कॉमन सील एक पल के लिए समझ में आता है। कॉमन सील यानी कि एक ही मोहर होना। परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट एंटिटी क्या होता है? सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी बनाई गई है तो कंपनी में जो उसके मेंबर्स होंगे, जो उसके शेयर होल्डर्स यानी कि उसके ओनर्स होंगे, ओनर और कंपनी के बीच में एक सेपरेट एंटिटी है, यानी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, एक पर्दा समझ लीजिए। ठीक, ये हमारी क्या है, कंपनी है। ठीक, ये हमारे उसके ओनर है, इस कंपनी की कौन है, ओनर है। ठीक, और ये हमारी क्या है, कंपनी। इन दोनों के बीच में एक पर्दा डाला हुआ है, एक सेपरेट एंटिटी है। इसी को कहते हैं हमारी कंपनी क्या है, सेपरेट एंटिटी है। हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे ओनर अलग हैं और कंपनी अलग है। अगर यहाँ पे इनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, सेपरेट एंटिटी में इनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। इनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड रहेंगी, ठीक है, और हमारी कंपनी की लायबिलिटीज़ अलग रहेंगी। यहाँ पे अगर कभी इनकी लायबिलिटीज़ को हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो हमारे जो ओनर होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स को हम टच नहीं करेगी। कंपनी अपने पर्सनल एसेट्स को कर सकती है, लेकिन कंपनी ओनर के पर्सनल एसेट्स को नहीं टच करेगी। ये होता है एक सेपरेट एंटिटी। अभी आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये सेपरेट एंटिटी क्या होता है। ठीक है, फिर एक होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चाहे कोई भी आए चाहे कोई भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कोई आए कोई जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कंपनी में मान लीजिए कंपनी का कोई ओनर है, कंपनी के मान लीजिए ओनर है, ठीक है, तो वो उसकी अगर मान लीजिए डेथ भी हो गई, कंपनी को अगर उसके ओनर की डेथ हो जाएगी तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बंद नहीं होगी। उसकी जगह पे उसका जो भी लीगल वो होगा, अलग उसके बिहाफ पे काम करने वाला होगा, वो चलाएगा कंपनी को, लेकिन कंपनी यहाँ पे बंद नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है इसका ओनर खत्म हो गया, ओनर की डेथ हो गई तो कंपनी भी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी ऐसे ही किसी भी मेंबर के आने से या किसी भी मेंबर के जाने से कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में देखते आ रहे थे, अगर कोई पार्टनर मान लीजिए तीनों पार्टनर्स की डेथ हो जाए, 3 पार्टनर्स थे एक फर्म में और इन तीनों की डेथ हो गई किसी भी कारण से, ठीक, तो क्या होगा, उनका जो भी फर्म है वो क्लोज हो जाएगा ना। या किसी भी कोई 2 पार्टनर्स है, उन दोनों में से कोई एक चला गया, रिटायर हो गया, तो क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 4 मेंबर्स हों, चाहे 10 हों, चाहे 100 हों, 100 ही मर जाए, 4 के चारों मर जाए, या जितने थे सभी मर जाए, कोई मतलब नहीं, या सबके सब चले जाएं, कंपनी को छोड़ दें, लेकिन कंपनी चलती रहेगी जब तक कि कंपनी
लॉ की तरफ से उसको डिसोल्यूशन का नहीं बोला जाएगा कि वो डिसॉल्व हो रही है, तब तक ये कंपनी कंटिन्यू करेगी। सो ये तो था सेपरेट परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील क्या, कंपनी को क्या बोला गया है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो भी साइन कर सकती है, वो भी क्या कर सकती है, साइन कर सकती है। इसीलिए कोई भी कंपनी होती है तो आप उसका देखते होगे कि हाँ उसका ये सिंबल है, ठीक है, किसी भी कंपनी का देखते होगा उसका एक सिंबल होता है, तो वो सिंबल क्या है, एक मोहर होती है, उसका एक कॉमन सील है, ठीक है। सो हमारी कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है, जिससे कि हमारी कंपनी क्या हो सकती है, ये पर्सन है बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी कहीं पे भी इसके अंदर इमोशनल फीलिंग्स आएंगी, ठीक है, इमोशंस होंगे या कोई फीलिंग्स वगैरह होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। क्या होगा, ये किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरे को क्या कर सकती है, कंपनी सू कर सकती है, यानी कि उसके ऊपर केस करवा सकती है, और खुद भी उसके ऊपर भी, कंपनी के ऊपर भी क्या हो सकता है, केस हो सकता है ना। हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी अपनी नाम से कोई भी सामान परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कंपनी के अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो उसके अंदर इमोशंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये तो था उसकी मीनिंग। अब जरा देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन जो दी गई है वो क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना, इसको आप लिख लो रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोला गया है कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंडर ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर हुई है तो भी ये कंपनी मानी जाएगी। अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर भी अगर ये रजिस्टर्ड हुई है तो भी ये कंपनी मानी जाएगी, ऐसा बोला गया। अगर ये पहले वाली वो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो या इस वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, दोनों में ही ये कंपनी मानी जाएगी, रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएगी। ये था हमारी कंपनी का मतलब, उसका डेफिनेशन, ठीक है। अब कंपनी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो अब हम जरा इनके टाइप्स को भी देखेंगे, पर सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए उसकी खाली मीनिंग याद कर लीजिए, मीनिंग से ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी, ठीक, कॉमन सील, ये सब क्या है, ये सब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टर हो गया इसका, अ कंपनी हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की कैसी सक्सेशन होती है, यानी कि उसके परपेचुअल सक्सेशन होती है, जिसमें कोई भी पर्सन आए या जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि सेपरेट लीगल एंटिटी, कि ये क्या होती है, इसका ओनर और कंपनी के बीच में एक दीवार होती है, यानी एक पर्दा टाइप का समझ लीजिए। ये दोनों ही अलग होते हैं, इनको एक नहीं मान के चल सकते, ठीक है। इन लोग के बीच में क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और क्या है, और कंपनी हैव अ कॉमन सील, कंपनी के पास क्या होती है, एक कॉमन सील होती है। कैसी होती है, कॉमन सील होती है। कॉमन सील क्या, कि कंपनी की भी अपनी एक आइडेंटिटी है जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, वो साइन कर सकती है, एक कॉमन सील देती है। बट अब अगर आप बात करो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर बात करो, तो अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हमारी जो कंपनी की जो कॉमन सील होती थी उसको चेंज कर दिया गया। यानी कि अगर आप चाहो तो कंपनी की एक कॉमन सील बना सकते हो, है ना, कंपनी की कॉमन सील बना सकते हो। नहीं तो फिर हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक, अगर उन लोगों ने साइन कर दिया कहीं पे भी, उन दो या जो भी हमारी कंपनी के 2 से 3 डायरेक्टर्स होते हैं ना, उन लोगों ने अगर कहीं पर भी साइन कर दिया तो वो भी एक कॉमन सील की तरह माना जाएगा, ठीक है, वो माना जाएगा कि कंपनी ने सिग्नेचर किया है।
ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस अब बना दिए गए हैं। अगर आप कॉमन सील बनवा रहे हो कंपनी का तो बनवा लो, नहीं बनवा रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर डायरेक्टर्स ने कहीं पे भी साइन कर दिया, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे 2 डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया तो वो हमारा लीगल माना जाएगा कि कंपनी ने हाँ कर दिया है। ठीक है। सो ये चीज़। सो अब ज़रा बात करते हैं हम कि कंपनीज के क्या काइंड्स होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग कंपनीज के काइंड के ऊपर कि अब कंपनी के कितने काइंड्स होते हैं, यानी कि कंपनी किस किस टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे 6 टाइप्स दे रखे हैं। पहला टाइप होता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कि कंपनी हमारी लिमिटेड होती है शेयर्स तक के। यानी कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में ये होता है कि जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी के, उन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हैं सिर्फ उस शेयर्स के पेड अप कैपिटल तक के ही वो लायबल हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी ने 2 लाख शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं 10 रुपीज़ के। कितने के? 10 रुपीज़ के। यानी कि 10 रुपये का एक शेयर होता है। कितना? 10 रुपये का एक शेयर, यानी कि 2 लाख शेयर्स 10 रुपये के कितने पड़ जाएंगे हमारे? 20 लाख। कितने हो जाएंगे? 20 लाख। ठीक है। तो हमारी कंपनी ने 20 लाख रुपए को हर छोटे छोटे उसमें बांट दिया। ठीक, 2 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो हमारी किसी भी एक पर्सन है, जैसे ए पर्सन है, उसने कितने? 1 लाख, कितना? 1 लाख शेयर ले रखा है। वो कितना ले रखा है उसने? उस कंपनी का 1 लाख शेयर्स उसने परचेज किए हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ वाले। तो यानी कि वो कंपनी को कितना पैसा दे रहा है? वो कंपनी को कितना पैसा दे रहा है? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि वो कंपनी को 10 लाख रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है? 10 लाख रुपए दे रहा है। तो हमारा जो ए पर्सन है वो कंपनी, उसके पास लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है। जब तक कि वो 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल, जो भी वो मतलब पेड अप कैपिटल जो दे रहा है कंपनी को, जब तक कि वो पे नहीं कर देता तब तक कि उसके ऊपर तो लायबिलिटी रहेगी। लेकिन उससे अदर लायबिलिटी की अगर बात करो कि हाँ कोई अदर लायबिलिटी है तो वो भी ये पर्सन झेले, तो वो नहीं झेलेगा, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड कहाँ तक के हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके पेड अप कैपिटल तक के, पेड अप शेयर तक के। जब तक कि वो अपने शेयर्स को पेमेंट नहीं कर देता तब तक कि सिर्फ उसकी क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है। तो ये होता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक, आई विश आपको ये समझ में आया हो कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। अभी हम लोग जब शेयर्स के ऊपर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या है नेक्स्ट क्या है? ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये गारंटी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने आपको गारंटी दे रखी है कि हाँ जब आपकी कंपनी डिसॉल्व होगी तो मैं आपको 10 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए की मदद करूँगा। किसी पर्सन ने, मान लीजिए ये हमारी ABC लिमिटेड कंपनी है। ठीक, ये हमारा एक D पर्सन है। कौन है? D है। इसने इनको गारंटी दी। क्या दी? गारंटी कि ये जब कंपनी डिसॉल्व होने के पर आएगी, ये कंपनी जब डिसॉल्व होने लगेगी तब ये इस कंपनी को 10 लाख रुपए देगी। कितना देगी? 10 लाख। 10 लाख रुपीस किसको देगी? इस कंपनी को। तब ये देगा पर्सन। ठीक है। तो इसकी लायबिलिटीज कब तक है? यानी कि ये है तो कंपनी का ही मेंबर है ना। इसकी लायबिलिटीज कब तक के लिमिटेड है? इसकी लायबिलिटीज सिर्फ तब तक के लिए लिमिटेड है, 10 लाख रुपए तक की ही सिर्फ इसके ऊपर लिमिटेड है। अगर कंपनी डिसॉल्व होने लगेगी, यानी कि उसका टाइम आ गया कि हाँ कंपनी अब बस बंद होने जा रही है, डिसॉल्व होने जा रही है, तब हमारा ये जो पर्सन है उसने जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी कि हाँ मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगा, तो वो 10 लाख रुपए आपको देगी। और अगर इससे ज़्यादा की 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, मान लीजिए 20 लाख की उसके ऊपर लायबिलिटी है, तो
ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए तक की ही लायबल है, वो सिर्फ उतना ही पैसा देगा, उससे अदर 1 रुपया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने तो पहले बोला भाई मैंने तो 10 लाख ही बोला था, मैं 10 लाख ही दूंगा, ठीक है, गारंटी दी थी। बट ये गारंटी कब फुल होगी? जब कंपनी डिसॉल्व होगी। अगर कंपनी डिसॉल्व ही नहीं हो रही है तो इसकी ये पैसा देने वाला ही नहीं है। जब कंपनी डिसॉल्व होने लगेगी तभी ये इसकी लायबिलिटीज निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये होता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। हमने लिमिटेड बाय शेयर्स देख लिया, लिमिटेड बाय गारंटी देख लिया। अब जरा बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी कैसी, कि यहाँ पे आपके जो शेयर होल्डर्स होंगे, अगर उन्होंने बोल के रखा कि हाँ यहाँ पे सभी मेंबर्स की क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो क्या हमारे जो शेयर्स हैं उनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर 20 लाख रुपए लायबिलिटी पड़ रही है तो हमारे शेयर होल्डर्स को उतनी भी देनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे भी अपने पर्सनल एसेट्स को भी ले आए, मतलब चाहे जैसे वो करें, ठीक। तो उनकी यहाँ पे अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो ये हो जाएगा दिक्कत शेयर्स वालों को, ठीक। फिर आता है हमारा फोर्थ क्या है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता। पहली चीज़, ये प्राइवेट है। आप लोग बहुत सुनते होंगे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, सुनते होंगे। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है कि इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे चलेंगे, मैनेजमेंट भी हमारा ही रहेगा, ठीक है। हम अपने हिसाब से कंपनी को रन करा सकते हैं, अपने हिसाब से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हमें आके रोक टोक नहीं करेगा। हाँ, लीगली हम अगर काम कर रहे हैं तो, अगर इलीगल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट आके हमको रोकेगी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जिसमें आपके सारे राइट्स हैं, आप खुद से सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हो, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहेगा, है ना। बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को क्या करना रहता है? हमारी जो भी कंपनीज होती है उन सभी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है आरओसी में, यानी कि रजिस्टर्स ऑफ कंपनी में। यहाँ पे जाके उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये कोई भी कंपनी लीगली नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कंपनीज में कंपलसरी होता है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो या अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। तो अब देखिए प्राइवेट कंपनी में क्या है? प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे हाँ, इनको क्या रहता है, इन कंपनीज जाती हैं रजिस्टर कराने अपने आप को आरओसी में। जब प्राइवेट कंपनी अपने आप को आरओसी में रजिस्टर कराने जाती हैं तो वहाँ पे इनको पहले ही क्या हो जाता है, इन्होंने रजिस्टर कराया अपने आप को, तो वहाँ पे इनको क्या मिल जाएगा? इनको इनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ ये प्राइवेट कंपनी है, इनको मिल गया। अब इनका जो भी नाम होगा, प्राइवेट कंपनी का जो भी नाम है, मान लीजिए ABC नाम है, मान लीजिए ABC नाम है, ठीक है, ABC नाम है। अब ABC के आगे ये क्या लगाएंगे? PVT.LTD, प्राइवेट लिमिटेड, उनको ये लगाना होगा PVT.LTD। यानी कि अगर किसी कंपनी कोई कंपनी हमारी प्राइवेट है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा। अब उसके कंपनी के आगे क्या लग जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। ये होता है हमारी प्राइवेट कंपनी में। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो शेयर्स होते हैं, मतलब हमारे जो मेंबर्स होते हैं, इन सभी की लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। इन सब में भी इनकी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। और साथ ही में हमारी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर्स हमारे 2 होते हैं, ठीक। और मैक्सिमम हमारे 200 होते हैं। मिनिमम हमारे 2 होते हैं, मैक्सिमम हमारे 200 होते हैं। ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अभी हुआ है, ठीक है। पहले इसका अनलिमिटेड था बट अब इसमें क्या हो गया? अब 200 ही मेंबर्स हैं, ठीक। तो इसके अंडर अगर आप देखो, अगर कोई कंपनी, इसमें कुछ चीज़ें आए, कुछ पॉइंट्स हैं। अगर कोई कंपनी हमारी, ये जो प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए ABC लिमिटेड
कंपनी जो है ये हमारी रजिस्टर्ड हुई थी, ये हमारी रजिस्टर्ड हुई थी 1999 में। तो 1999 में कौन सा एक्ट चलता था कंपनी का? 1956 एक्ट चलता था। कौन सा चलता था कंपनीज का? कंपनी एक्ट 1956। कौन सा एक्ट चलता था? 1956 में। अगर ये 1999 में रजिस्टर्ड हुई थी एबीसी लिमिटेड कंपनी, तब हमारी कंपनी के में जो मैक्सिमम नंबर्स थे वो क्या थे? अनलिमिटेड थे। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं थी उसमें। ठीक, तो 1956 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई थी। बट ये हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013, जब कुछ अमेंडमेंट्स होने के बाद, यानी कि कुछ बदलाव होने के बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया। अब क्या आया? कंपनीज एक्ट 2013 आया। तब 2013 में निकाला गया कि अमेंडमेंट किया गया कि अब कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है उनमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 200 होंगे। तो इस कंपनी ने तो भैया मैक्सिमम मेंबर्स कितने रखे थे? इस कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने थे? 300 थे। कितने थे? 300 थे। अब कंपनी क्या कर रही है? इसमें क्या हुआ? लॉ में चेंज हुआ। ठीक, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन के आए जिसमें बताएगा कि सिर्फ मैक्सिमम नंबर्स कितने होने हैं? 200 होने हैं। भले ही ये 1956 में ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अभी भी मानी जाएगी, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसके बिहाफ पर इसको भी अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा। अब जैसे 200 है तो ये 200 ही मेंबर्स को क्या कर सकती है? अपने पास रख सकती है। अब वो 200 मेंबर्स ही वो मेंबर्स रखेगी जो मेंबर्स इनके मतलब जो इनके मेंबर्स हैं, शेयर जिन्होंने परचेज किए। ठीक, अगर कोई इसमें ऐसा मेंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा मेंबर है जो हमारी कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय भी है। ठीक है, वो क्या है? एम्प्लॉय भी है और उसने कंपनी के शेयर्स भी परचेज करके रखे और इसने कंपनी के शेयर्स भी परचेज की, यानी कि वो कंपनी का मेंबर भी है। तो ऐसे पर्सन्स को आप क्या करोगे? ऐसे पर्सन्स को अपना मेंबर नहीं रखोगे, अपना मेंबर नहीं रखोगे। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय रह चुके थे, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय रह चुके थे और उसके बाद में जब मेंबर्स मतलब बाद में इन्होंने क्या किया? ये एम्प्लॉय पहले हुआ करते थे, बट बाद में क्या हुआ? ये एम्प्लॉय से हटकर कहाँ चले आए? एम्प्लॉय से हटकर ये मेंबर बन गए। क्या बन गए? मेंबर बन गए। तो ऐसे पर्सन्स को भी आप क्या करोगे? नहीं रखोगे। तो यानी कि जब इन दोनों को बोला गया है तो आप अपने कंपनी में ऐसे मेंबर्स को देखोगे और इन लोगों को अपनी कंपनी से एज अ मेंबर हटा दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और अगर रखोगे भी तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखकर ही अपने मेंबर्स बनाओगे। सो ये तो कुछ पॉइंट्स थे आपके प्राइवेट कंपनी में। और एक चीज़ और होता है प्राइवेट कंपनी में हमारे जो भी शेयर्स होते हैं, हमारे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ये राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, ये उनमें राइट नहीं होता है। ठीक, प्राइवेट कंपनी समझ लिया। अब बात करते हैं हम 5th 1% कंपनी। ये हमारी न्यू कंपनी है, ये हमारा न्यू कंपनी निकल के आई, ये 2008 में निकली थी। 2008 में कब निकली है? 2008 में। ये नई कंपनी बनी है 1% कंपनी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है, इसमें 10, 15, 20, 9 ऐसे कोई मेंबर्स नहीं होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम 1% होते हैं। यही 1% हमारी कंपनी का शेयर होल्डर होता है जो पूरा पैसा लगाता है। अगर आप इस काबिल हो कि आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हो अकेले, तो आप 1% कंपनी आराम से खोल सकते हो। बट इसमें कुछ चीज़ें होंगी। क्या? ये कंपनी हमारी कंपनी है, ठीक,
इसके ऊपर हमारा क्या है, इन लोग के बीच में भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन लोग के बीच में भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। कंपनी की कुछ फीचर्स हैं वो इसमें भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से इनके ऊपर भी एकदम से अनलिमिटेड लायबिलिटीज पड़ जाएंगी। हमारे 1% कंपनी में ये हमारा क्या होता है, हमारा जो पर्सन होता है वही सारी चीज़ें हैंडल करता है, वही मैनेजमेंट चला करता है, ठीक। और हमारी 1% कंपनी में अगर मान लीजिए हमारा 1% कोई कंपनी है, जैसे ए लिमिटेड, और एक चीज़ और, ये हमारी 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट होती है। क्या होती है, प्राइवेट। ये कैसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी ही होगी। अगर रजिस्टर्ड होने जाएगी तो ये प्राइवेट कंपनीज में ही रजिस्टर्ड होगी, ठीक। अब 1% कंपनी, 1% हमारी कंपनी क्या है, इसमें हमारा जो मेंबर है अगर वो चाहता है अपने आप को कन्वर्ट करना, यानी कि प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करना, कि उसमें बाकी मेंबर्स भी आ सके, ठीक है। 1% कंपनी से अलग हटके दूसरी कंपनी बनाना चाहता है, तो अगर ये कंपनी कन्वर्ट करना चाहता है प्राइवेट कंपनी में, तो कैसे कर सकता है। इसमें कुछ कंजप्शन होते हैं। क्या होते हैं, अगर वो 1 साल कन्वर्ट करना है तो उन्हें 2 साल, इस कंपनी को 2 साल तो सरवाइव करना ही होगा, 2 साल तो कंपनी अकेले चलानी ही होगी। लेकिन अगर 2 साल के अंदर ही ये 1 साल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि 2 ऑप्शन दिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो तभी ये 1 साल के अंदर ही अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो इस कंपनी ने क्या किया हो, 2,50,000 तक की इसका क्या हो, सॉरी इतना करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़ तक का इसका टर्नओवर हो पूरे ईयर का। 1 ईयर का इसका पूरा टर्नओवर कितना निकल के आया हो, 25 करोड़, सॉरी 250 करोड़, 250 करोड़ निकल के आया हो। अगर इस कंपनी का 1% कंपनी का 1 ईयर में इतना टर्नओवर निकल के आया है, तब तो ये 1 साल के अंदर ही, यानी कि 2 साल के अंदर ही अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है किसी भी दूसरी कंपनी में। या तो फिर सेकंड, या तो फिर इसका जो भी शेयर पेड अप कैपिटल का जो है वो कितना हो, 2,50,000 तक का होना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर इसके जो भी शेयर्स हैं, जो भी पेड अप कैपिटल है वो इतनी हुई हो, तभी ये क्या कर सकती है, अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के अंदर ही। ये कुछ चीज़ें हैं इनमें। हमारी 1% कंपनी को चलाने के लिए, हमारी 1% कंपनी को बनाने के लिए हमारा सिंगल पर्सन होता है, ये आपको पता है। साथ में सिंगल पर्सन को एक ऐसे पर्सन का नाम एज अ नॉमिनी रखाना पड़ता है, जो अगर मान लीजिए इस पर्सन की डेथ होगी तो इसके बिहाफ पर हमारी कंपनी रन करेगी, यानी कि उसका जो नॉमिनी होगा वो चलाएगा इस कंपनी को। आपने अभी पढ़ा था इसकी मीनिंग में कि ये क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। चाहे कोई भी आए चाहे कोई भी जाए, उससे कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। वही हाल 1% कंपनी में भी है, ठीक। और इसमें जो भी पर्सन होंगे, चाहे वो नॉमिनी हो चाहे वो इसका ओनर हो, दोनों ही रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है, ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि इस पर्सन को हमारे इंडिया में कितने डेज रहने चाहिए, 182 डेज तो कम से कम रहना चाहिए। अगर वो इतने दिन रहा है तो फिर वो क्या कर सकता है, कंपनी खोल सकता है और कंपनी बना सकता है। ये था हमारी 1% कंपनी का प्रोसेस। अब ज़रा हम बात करते हैं हमारी पब्लिक कंपनी पर। पब्लिक कंपनी हमारी कैसी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। ये कैसी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब इस कंपनी में
मिनिमम कितने होते हैं? 7 मिनिमम, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम की बात है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 लोग हैं तभी ये कंपनी बनेगी, अगर 7 लोग से कम है तो कंपनी नहीं है। मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए, मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड, मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड। इस कंपनी को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा हमारे आरओसी में, बट ये जब रजिस्टर्ड होने जाएगी इसको प्राइवेट कंपनी के बिहाफ पर, जैसे प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड होने जाती है तो उसको उसी वक्त 1-2 दिन में ही उसको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्राइवेट कंपनी का कि हाँ अब आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। लेकिन कंपनी, पब्लिक कंपनी का क्या है, ये अगर रजिस्टर्ड होने जाएगी तो इसको उसी वक्त, ना तो फिर 1-2 दिन में इसको नहीं मिल जाना है, इसको 1-2 महीने बाद ही इसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, 2-3 महीने बाद ही इसको क्या मिलेगा? पब्लिक कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो। क्यों? जब ये रजिस्टर्ड होने जाती है तो वहाँ पे इनको क्या बोला जाता है कि आप सबसे पहले जितना भी आपका शेयर है, जो भी आप पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल लगा रहे हो, उसका जो भी शेयर है उसमें से कम 50% तो, 50 या 1/3% तो आपका उतने तो आप क्या कर सको, अपने शेयर्स को सेल करो। अगर आप सेल कर दिए, इतने लोगों ने परचेज कर लिया, ठीक है, इतने लोगों को आपने अपना मेंबर बना लिया, तभी आप क्या कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एक टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें कि अगर इतने टाइम तक के में आपने अपने इतने शेयर्स को सेल कर दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो, अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपकी कंपनी नहीं बन पाएगी। तो ये होता है पब्लिक कंपनी का काम, ठीक। इसमें हमारी पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में हमारे अगर मैनेजर्स की भी बात करो, मैनेजर्स, इसमें डायरेक्टर जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। इसमें डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 होने ही चाहिए। 3 नहीं है तो फिर कंपनी का कोई वो नहीं, 3 होने ही चाहिए, ठीक। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, इसमें आप मिनिमम 2 रखते हो और मैक्सिमम 3, यानी कि 3 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 भी रख सकते हो, लेकिन 2 होने चाहिए डायरेक्टर्स प्राइवेट में, ठीक। और पब्लिक में 3 होने ही चाहिए। और साथ में पब्लिक कंपनी में हमारा अगर कोई मैनेजर वगैरह है, कोई भी अगर इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं तो वो किसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेगी? गवर्नमेंट के मानेगी, ठीक है। किसके मानेगी? गवर्नमेंट के मानेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये तो हमने अभी काइंड्स देख लिए, हमारी कंपनी के क्या क्या काइंड्स होते हैं। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कंपनी के, उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स में कैपिटल। हमारी अगर कंपनी स्टार्ट हो रही है तो बिना कैपिटल के तो स्टार्ट होगी नहीं, कैपिटल लगेगा, बिना पैसों के तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ता है? कैपिटल लगाते हो। स्टार्टिंग मनी जो भी लगती है वो क्या होती है? कैपिटल होती है। अब हमारी जो कैपिटल होती है ना कंपनी की, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, इसके कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है। हर कैपिटल के एक अलग अलग नाम दे रखे हैं। कितने टाइप्स के कैपिटल होती है ये देख लीजिए। सबसे पहली हमारी जो कंपनी की कैपिटल होती है वो क्या होती है? ऑथराइज्ड, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हो रजिस्टर्ड। क्या कहते हो? रजिस्टर्ड कैपिटल। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो वहाँ पे रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो? MOA बनवाते हो, अपना कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आप लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है ना। जब आप रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो MOA बनाते हो, है ना, वो रजिस्टर्ड कराते हो। तो जो भी आपने अमाउंट रखा है मेमोरेंडम ऑफ, यानी कि MOA में जो भी आपने फिल किया है कि हाँ हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही है, 2 करोड़ से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी होगी? 2 करोड़ होगी, 2 लाख होगी। यानी कि जितना भी आप MOA में रजिस्टर्ड कराते हो कि हाँ हमारी कंपनी का जो भी कैपिटल होगा वो इतने से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आप मेमोरेंडम में ही आप
डिफाइन कर देते हो। अभी हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, पर अभी हम कैपिटल के ऊपर देख रहे हैं। तो रजिस्टर्ड कैपिटल वो होती है जब आप रजिस्टर्ड कराने जाते हो, तो वही कैपिटल आपकी कैसी होती है, ऑथराइज कैपिटल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है। अब ये जो ए लिमिटेड कंपनी ये रजिस्टर्ड कराने गई है कितने की, 2 लाख, 2 लाख रुपीज। कितना, 2 लाख रुपीज। अब ये होता है क्या, ये हमारी हमने एमओए में रजिस्टर्ड करा दी, ये क्या हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। कैसी कंपनी हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। सेकंड क्या हुआ, सेकंड क्या है, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होती है, अब जो भी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक, ऑथराइज जो भी कैपिटल है उसी को मैं क्या करती हूँ, उसी कैपिटल को मैं जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, क्या करती हूँ, इस 2 लाख को अगर मैंने एग्जाम्पल मैं 10 रुपए से डिवाइड कर दूँ, 10 रुपए से डिवाइड कर दूँ, तो कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 20,000। ये 20,000 क्या होगा, ये आपका शेयर बन जाएगा। तो यहीं से आपने शेयर का मतलब समझ लिया, यहीं से आपने क्या समझ लिया, शेयर का मतलब कि जो भी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसी का ये शेयर क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है। जब आप अपने कैपिटल को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, उन्हीं पार्ट्स को आप क्या कहते हो, शेयर कहते हो। अब आपने 20 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 शेयर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, है ना। एक शेयर कितने के बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। तो आपके 20,000 शेयर्स कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 लाख रुपीस के बराबर। कितने के बराबर, 2 लाख रुपीस के बराबर, ठीक। तो इतने ही शेयर्स को क्या करते हो आप, डिवाइड कर देते हो। क्या करते हो आप, इतने उसमें डिवाइड कर दिया, 20,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब 20,000 शेयर्स में से एग्जाम्पल आप जब अपना प्रोडक्ट बनाते हो, मान लीजिए 20 आपने प्रोडक्ट्स बना लिए, 2000 आपने प्रोडक्ट्स बना लिए। अब 2000 में से आप पूरा पूरा तो माल लेके चले नहीं जाते हो मार्केट में कि हाँ लो हम पूरा का पूरा बेचाते हैं, सभी ऐसा तो नहीं करते हो। क्या करते हो, जितना बनाते हो उसका थोड़ा पार्ट लेके जाते हो ना। अगर कंपनी ने 20,000 शेयर्स रखे हैं, ठीक, और उसमें से वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है। शेयर्स को क्या कर रही है, इशू कर रही है, यानी कि पब्लिक कर रही है, लोगों के सामने लेकर आ रही है कि हाँ मेरे पास 1,000 शेयर्स हैं बेचने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आके खरीद लो, है ना। तो उसी को आप क्या कहते हो, इश्यूड शेयर्स। तो यहाँ पे इश्यूड कैपिटल हमारी कंपनी की कितनी होगी, जब इस 1,000 शेयर्स को आप 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, रुपीज में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो हो जाएगी आपकी इश्यूड कैपिटल। तो यानी कि कंपनी ने कितना पैसा पैसा इशू किया है, कितने शेयर्स को इशू किए हैं, 1,000 को इशू किया है, रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कितनी कैपिटल हो गई, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल हमारी हो जाएगी 10,000। कितनी हो जाएगी, 1,000 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 रुपीज से, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज, ठीक। तो हमारी ये 10,000 क्या हुई, इश्यूड कैपिटल हो गई। अब जितना अमाउंट, यानी कि 20,000 में से 1,000 इशू हुआ है, बाकी का पोर्शन तो नहीं हुआ है ना, 19,000 नहीं इशू हुआ है, तो 1,90,000 आपके क्या हुए, 1,90,000 रुपीज आपका क्या हुआ, अनइश्यूड कैपिटल हो गया। क्या हो गया, अनइश्यूड कैपिटल। सीधी सी बात, जो इश्यू हुआ इश्यूड कैपिटल, जो इश्यू नहीं हुआ है वो क्या हो गया, अनइश्यूड कैपिटल। इतनी बात आई विश आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अब हम बात करते हैं, हमने इश्यूड भी देख लिया, अनइश्यूड भी देख लिया, अब बात करते हैं सब्सक्राइब। अब मार्केट में लेके गए वो माल, मार्केट में माल लेके गए वो बेचने के पर्पज से लेके गए ना, कितना माल बिका, कितना माल बिका है, जो माल बिका है वही कहते हैं क्या, सब्सक्राइब कैपिटल होती है। यानी कि 1,000 शेयर्स आप मार्केट में लेके गए, स्टॉक मार्केट में लेके गए कि लोग आए खरीदे हमारे शेयर्स को। अब उसमें से जितने भी लोगों ने आके सब्सक्राइब किया, यानी कि जितने भी लोगों ने आके उन शेयर्स को परचेज किया, इस 1,000
शेयर्स को जो भी लोग आके क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो क्या हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, आके परचेज कर रहे हैं, लेकिन परचेज करना ही इनका क्या हो गया, सब्सक्राइब करना हो गया। क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। जो बाहरी लोग आए उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज किए, वो क्या हो गए, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। क्या हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल। अब जरा बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। हमारी जो कंपनी है, ये जो 1000 मैंने बताया ना, 1000 शेयर्स हैं, इसमें से रुपीस कितने हैं, 10 रुपीज ईच शेयर। कितना, 1 शेयर इक्वल 10 रुपीज, यही तो बात है। अब ये भी ध्यान रखिए, हमारी कंपनी कभी भी 10 रुपये एक साथ नहीं मांगती, 10 रुपये एक साथ नहीं मांगती। क्या करती है, 10 रुपये का इंस्टॉलमेंट लगा देती है, 10 रुपये का इंस्टॉलमेंट लगा देती है। कैसे, कि जब कोई खरीदने आएगा तब वो थोड़ा पैसा देगा, ठीक है। जब कोई खरीदने की इच्छा जताएगा, यानी कि आएगा कहेगा कि हाँ मुझे ये खरीदना है, उसने जब आके कहा कि हाँ मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तब वो थोड़ा पैसा देगा, कुछ अमाउंट देगा। और जब कंपनी उसको परमिशन दे देगी, जब कंपनी उसको परमिशन दे देगी कि हाँ भाई तुम ले जाओ शेयर, खरीद सकते हो, परमिशन दे देगी, तब उसे थोड़ा सा पैसा सबमिट करना होगा, फिर थोड़ा सा पैसा देना होगा। और उसके बाद में जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी, तब वो जब उससे मांगेगी तो वो क्या हो जाएगा, तो वो जो पैसा पे करेगा वो हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। अब इसको देख लीजिए, हमारी कंपनी 2 से 3 उस इंस्टॉलमेंट लेती है। पहली इंस्टॉलमेंट होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है हमारी कंपनी की एप्लीकेशन मनी। क्या, एप्लीकेशन मनी। सेकंड होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसकी अलॉटमेंट मनी, ठीक। थर्ड होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सॉरी थर्ड होती है इंस्टॉलमेंट उसकी कॉल, फर्स्ट कॉल। फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है फाइनल कॉल। पहली इंस्टॉलमेंट, जब कोई आया पर्सन, उसने कहा कि हाँ मुझे खरीदना है, तो कंपनी ने कुछ पैसा लिया। मान लीजिए कंपनी ने एप्लीकेशन मनी पे कितना ले लिया, 2 रुपीज़ ले लिया। कितने लिए, 2 रुपीज़। कितने लिए, 2 रुपीज़। कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें 2 शेयर्स खरीदने हैं, तो 2 शेयर्स के उस पर हमको 2 रुपये देने होंगे, हर शेयर पर 2 रुपये चार्ज कर रहे हैं हम एप्लीकेशन। तो फिर ठीक है, उसने कहा कि चलो ठीक, 2 रुपये दे रहे हैं, तो 2 शेयर्स पर 2, यानी कि 4 रुपये उन्होंने दिए। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जब कंपनी ने कहा कि हाँ ठीक है इसको दे दो शेयर्स खरीदने के लिए, उसे 2 शेयर्स खरीदने दे दो, तो अलॉटमेंट में उन्होंने कहा कि अब आपको अलॉट किया जा रहा है, तो उसकी फीस आपकी कितनी है, 3 रुपीज़। आप कितना दोगे, 3 रुपये दोगे, यानी कि 2 शेयर्स पर 3 रुपये पर शेयर आपको देना है, यानी कि कितना रुपये दोगे, 6 रुपये दोगे। 6 रुपये आपने यहाँ पे दिए, ठीक। फिर आपने क्या किया, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल। अब जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी, जब कंपनी मांगेगी पैसा कि हाँ अब मुझे पैसा दीजिए, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट बाकी है वो आप फिल करिए, तो कंपनी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फिर से 2 रुपये मांग लिए, फिर से 4 रुपये आपने सबमिट कर दिए। फाइनल कॉल पे उसने कितना मांगा, अब कंपनी कितना मांग सकती है, टोटल कर लीजिए, 2 3 5, 5 2 7, यानी कि कंपनी कितना मांग सकती है, सिर्फ 3 रुपये और मांग सकती है 10 रुपये कंप्लीट करने के लिए। कितना मांग सकती है, 3 रुपये। तो कंपनी ने उस पर्सन से सिर्फ 3 रुपये पर शेयर ही मांगे। ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोग को। तो ये होता है इंस्टॉलमेंट। अगर कंपनी एप्लीकेशन की बात होती है तो वो होता है सब्सक्राइब। जब कोई आता है सब्सक्राइब करने, है ना, परचेज करने की इच्छा दिखाता है, तो वो होता है एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले उसे एप्लीकेशन मनी सबमिट करनी होती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, ठीक। और जब हम उसको अलॉट कर देते हैं, जब हम उसको अलॉट कर देते हैं, उसके बाद में जब हम पहली कॉल करते हैं, जब हम
पहली कॉल करते हैं उस कॉल को आप क्या कहते हो, कॉल्ड अप कैपिटल की आपने कितनी कॉलें की हैं, ठीक। फिर उसके बाद में जितनी कॉल्स आपने नहीं की, मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉल ही की, उसके बाद में आपने कोई कॉल ही नहीं की, लेकिन अभी लोगों से पैसा लेना बाकी है आपको, कितना, उस पर्सन से आप कितना लोगे, 2 शेयर्स के उस पे 6 रुपये अभी उससे लेने बाकी है। तो जो पैसे अभी आपने मांगे ही नहीं, 6 रुपये अभी बकाया है, वो क्या हो गया, अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या, उस पर्सन ने कितना पे कर दिया है, उस पर्सन ने अभी तक के आपको कितना पे कर दिया है, उस पर्सन ने अभी तक के आपको सिर्फ 14 रुपीज पे किए हैं। कितने पे किए हैं, 2 शेयर्स पे उसने 2 3 5 5 2 7 रुपए पे किए हैं, यानी कि टोटल कितना किया है, 7 रुपए के हिसाब से कितने उसने किए हैं, 14 रुपीज आपको पे कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया, 14 रुपीज आपकी पेड अप कैपिटल हो गई। क्या हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई। अब कितना पैसा उसने पे नहीं किया है, कितना नहीं पे किया है, वो क्या हो जाएगा, अनपेड अप कैपिटल। मान लीजिए आपने 14 रुपए मांगे थे, लेकिन उसने पे कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए पे किए। जो 2 रुपए उसने नहीं पे किए वो क्या हो गए, अनपेड अप कैपिटल। जितनी मांगी गई उतना ना देकर उसने कम पैसे दिए, या उसने दिए ही नहीं जितना मांगा हमने, तो वो क्या हो गई, अनपेड अप कैपिटल हो गई। तो ये तो थे कैपिटल के कुछ टाइप जो कंपनी में आप देखते हो, ठीक है। और अभी आपने शेयर्स भी देख लिए कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स हमारी कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जो भी हमारी कैपिटल होती है उसको जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो उसी को आप क्या करते हो, वही स्मॉल पार्ट्स, वही छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं शेयर्स के ऊपर। अभी हमने पढ़ा कि शेयर्स हमारा क्या होता है, शेयर्स हमारी जो भी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसका ये क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स। जब हम अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक, उन्हीं स्मॉल पार्ट्स को आप क्या कहते हो, शेयर्स कहते हो। अच्छा, शेयर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। शेयर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे क्या होते हैं, दोनों ही ओनर्स होते हैं, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल शेयर होल्डर, आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये हमारे क्या होते हैं, हमारी कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ठीक, जिनके पास वोटिंग राइट होता है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट करने का पूरा राइट होता है, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का पूरा राइट होता है। ये होते हैं हमारे क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हमारी कंपनी के ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये भी ओनर्स होते हैं, बट ये हमारी कंपनी के रियल ओनर्स नहीं कहोगे आप, ठीक है। ये हमारी कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते हैं, ठीक। इनको एक प्रेफरेंस दी जाती है, आप नाम से समझ रहे हो, प्रेफरेंस यानी कि एक फ़ायदा इनको दिया जा रहा है कि ये जब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं तो इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। कोई भी अगर डिविडेंड होगा, जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा, डिविडेंड मिलेगा, तो सबसे पहले इक्विटी को ना मिलके हमारे जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाएगा, ठीक। इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वोटिंग राइट्स इक्विटी के पास होते हैं, प्रेफरेंस के पास नहीं होते हैं, प्रेफरेंस के पास नहीं होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट करने का भी हक, मैनेजमेंट और कंट्रोल का भी पार्ट में कौन ले सकता है, इक्विटी ले सकती है, लेकिन प्रेफरेंस नहीं ले सकती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं ले सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट है कि वो अपना डिविडेंड सबसे पहले पाएंगे, ठीक। उनको कुछ चीज़ों का एक प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनको सबसे पहले पेमेंट की जाएगी। अगर वो डिसॉल्व भी हो रही है तो सबसे पहले पेमेंट किसकी की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जाएगी। ये कुछ उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी कुछ इनके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कम्युलेटिव शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जो हमारे
कंपनी में जैसे अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, जब प्रॉफिट होगा तभी देगी। मान लीजिए हमारी कंपनी को 2020 में कंपनी को क्या हो गया, सॉरी लॉस हुआ, कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ 2020 में, नहीं 19 में, मान लीजिए 2019 में क्या हुआ, हमारी कंपनी को लॉस हुआ। ठीक, अब हमारी कंपनी लॉस हुआ है तो कंपनी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो देगी नहीं, लॉस हुआ है तो इसको तो डिविडेंड इस साल का दे नहीं पाई, तो अब क्या करेगी, लेकिन इनका कुछ परसेंट तो इस साल मिलना था इनको, तो अब कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर 2020 में कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो अब कंपनी क्या करेगी 2020 में प्रीवियस ईयर का भी क्या करेगी, पैसा इनको देगी। क्या करेगी, प्रीवियस ईयर का भी जो प्रॉफिट बन रहा था इनका, जो लॉस की वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिल पाया, वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मिलाकर और प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट, ये दोनों ही प्रॉफिट वो क्या करेगी, देगी। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको अगर कभी लॉस हो जाता है कंपनी को, अगर तब वो नहीं दे पाई तो वो नेक्स्ट ईयर जब भी जिस ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ होगा तो उस ईयर का प्रॉफिट और साथ में प्रीवियस ईयर का जो भी लॉस हुआ था, मतलब जो पार्ट था वो भी साथ में देगी। ठीक है, तो इनका इसमें कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या था, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी इनमें क्या होता है, इनको सिर्फ प्रेजेंट ईयर का ही प्रॉफिट मिलता है। अगर प्रेजेंट ईयर में प्रॉफिट हुआ तो आपको मिला, अगर प्रेजेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में सिर्फ आपको उसी ईयर का प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट मिल रहा था, अगर प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ था वो भी आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है, चला गया वो साल, चला गया तो चला गया, उससे मतलब नहीं, अभी जो चल रहा है उसी पे ध्यान देंगे, ये होता है इसमें। फिर आता है थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे वो होते हैं जब हमारा पैसा, हमें हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक, सबसे पहले किसको पैसा देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद में किसको देगी, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जब इन सबको देने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच रहा है, कुछ प्रॉफिट बच रहा है, तो उसमें इनका ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि उस इनको देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यानी कि उसमें ये अपना हिस्सा मांग सकती हैं। ये होती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फोर्थ होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रिडीम कर देना, पैसा चुका देना। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि जिनको आप क्या कर दे रहे हो, रिडीम करते हो। ठीक है, जिनको आप रिडीम करते हो पर ईयर या कुछ साल में आपने डिसाइड किया कि हाँ आप पर ईयर इनको क्या कर दोगे, रिडीम कर दोगे, पैसा इनका हर साल चुका दोगे। ठीक, अनरिडीमेबल एक होते हैं इसमें, अनरिडीमेबल, ये वो रिडीमेबल होते हैं जिसमें जब कंपनी डिसॉल्व होगी, जब कंपनी डिसोल्यूशन के पॉइंट पर आएगी, जब कंपनी खत्म होने लगेगी, तब इनका पेमेंट किया जाएगा। ठीक, इसमें पर ईयर किया जाता है रिडीम करने में, और इसमें जब कंपनी डिसॉल्व होने लगेगी तब इनको रिडीम किया जाएगा। तो ये हो जाते हैं अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो हमने अभी देखा कि हमारे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। ये हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, इसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म हमारा क्या है, प्रॉस्पेक्टस। क्या है, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये हमारी कंपनी क्या करती है, इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये हमारी कंपनी इशू करती है, किन के लिए, पब्लिक के लिए। किन के लिए, पब्लिक्स के लिए। इसमें क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस में आप अपने स्कूल देखते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ पे जब एडमिशन लेने जाते हो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एक प्रॉस्पेक्टस मिलता होगा। क्या मिलता है, प्रॉस्पेक्टस। जब एडमिशन लेने जाते हो तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपके स्कूल की पूरी डिटेल रहती है,
आपके ओनर, आपके स्कूल का डायरेक्टर कौन है, ठीक, कौन फाउंडर है, कौन प्रिंसिपल है, मैनेजर कौन है, मैनेजमेंट कौन करता है, ठीक, स्टाफ कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं इसमें, सारी चीज़ें, फ़ीस कितनी है, किस तरीके से ड्रेसेस होते हैं, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है ना। उसी तरीके से ये कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें हर चीज़ मेंशन रहती है कि हमारी कंपनी ने कितने इसके पास ऑथराइज कैपिटल है, कितना ये इशू कर रही है शेयर्स, और कितने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन है, कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन इस प्रॉस्पेक्टस में रहती है। ये किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है, फॉर आउटसाइडर्स, कि लोगों को पता चल सके कि हाँ कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी में क्या अमाउंट है, क्या किस तरीके से इसमें शेयर्स हमें खरीदने हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है जिसकी हेल्प से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे शेयर्स को परचेज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, प्रॉस्पेक्टस देखेगा, ठीक। तो ये होते हैं प्रॉस्पेक्टस समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसी में एक आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जब आप अपने शेयर्स को क्या करते हो, इशू करते हो मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, जब इशू करते हो ना, तब हमारी कंपनी तब अगर जब आपने शेयर्स को इशू किया और विदिन 60 डेज में अगर आपके 90% इश्यूड शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, 90% कितने, 90% आपके सब्सक्राइब नहीं हुए इशूड शेयर्स, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, उन्हें क्या कहते हो आप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हो। वो कैसे, हमारी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले आप अंडरराइटर समझ लो, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम समझते हैं। क्या समझ लें पहले, सबसे पहले हम अंडरराइटर कौन होते हैं। देखो अंडरराइटर वो होते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है ना, वो अपने आप से तो स्टॉक मार्केट में कर नहीं सकती, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करती है, किसी पर्सन को, किसी एजेंट को हायर करती है जिसका नाम होता है अंडरराइटर, जिसको आप क्या बोलते हो, अंडरराइटर। ये वो पर्सन होता है जिसको कंपनी हायर करती है, कहती है ये है हमारी कंपनी के इश्यूड शेयर्स, ठीक है, हम इतने स्टॉक मार्केट में इशू करना चाहते हैं, ठीक। अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे शेयर्स को लोगों में सेल करो, आप हमारे शेयर्स को मार्केट में सेल करो, ठीक है, लेकर लोगों का सब्सक्रिप्शन लेकर आओ, ठीक, मार्केट में सेल करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कंपनी ने अंडरराइटर को हायर किया है और उस अंडरराइटर ने विदिन 60 डेज में, यानी कि अगर 2 महीने के अंदर उन्होंने 60 डेज के अंदर उन्होंने 90% इश्यूड शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करवाया, तो फिर हमारे अंडरराइटर को क्या करना होगा, विदिन 15 डेज, आफ्टर 60 डेज के बाद विदिन 15 डेज इस अंडरराइटर को जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स बाकी रह गए, जो 90% इन्होंने नहीं इशू करवा पाए, ठीक है, जितने भी रह गए या जितने भी नहीं हुए हैं, ठीक, वो सारे अमाउंट देंगे, विद इंटरेस्ट देंगे। क्या करेंगे, वो सारी अमाउंट का पे करेंगे, ये खुद खरीदेंगे शेयर्स को, बाकी शेयर्स को ये खुद खरीदते हैं, अगर ये नहीं सेल कर पाए तो ये सारे शेयर्स को खुद खरीदेंगे और विद इंटरेस्ट पे करेंगे, इनको क्या करेंगे, विद इंटरेस्ट पे करेंगे विदिन 15 डेज, अगर ये किसी और से सब्सक्राइब नहीं करवा पाए। तो ये होते हैं अंडरराइटर की कंपनी इसलिए इशू करती है। मान लीजिए अगर वो अपने आप से तो नहीं कर पाई, चलो ठीक रह जाएगा, लेकिन अंडरराइटर क्या है, अगर अंडरराइटर किसी को सेल नहीं कर पाया, नहीं उनके शेयर्स को बेच पाया, तो वो खुद ले लेगा सारे शेयर्स, वो उसे खुद परचेज करना पड़ेगा, ये होता है, ठीक। ये अंडरराइटर हो गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी यही होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ही मैं बात बता रही थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडरराइटर दोनों को मैंने बताया है साथ में। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए इशू कितने हुए हैं, इशू हुए हैं 2000 शेयर्स, ठीक, इशू हुए हैं 2000 शेयर्स, लेकिन आपके पास लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, 3000 शेयर्स के लिए लोग आ गए आपके पास, कितने आ गए लोग, 3000 लोग आ गए खरीदने आपके शेयर्स को, ठीक है। इशू किया 2000, लेकिन आए सब्सक्रिप्शन कितना मिला, पैसा कितना मिला, 3000 शेयर्स पर मिला, तो यानी कि यही जो 2000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा 1000 की जो आपका एक्स्ट्रा है, वो क्या हो गए,
वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी कि हम लेकर जितना गए थे उससे ज़्यादा लोगों की मांगा गई, वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। उसी का उल्टा होता है, हमने 2000 किया लेकिन हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना आया, 1000 आया, सिर्फ 2000 का 1000 आया, यानी कि 1000 रह गया ना, तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना आप लेकर जाते हो उससे कम में लोग परचेज करते हैं, वो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, हमने ओवर भी देख लिया, अंडर भी देख लिया, मिनिमम भी देख लिया और प्रोस्पेक्टस भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो अमाउंट आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रही हूँ, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, ठीक है, मैंने 1000 शेयर्स परचेज किए 10 रुपीज़ के। ठीक, अब मैंने उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, एप्लीकेशन मनी पे कर दी। ठीक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी मैंने पे कर दी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी उसकी अलॉटमेंट मनी, वो भी मैंने पे कर दी। ठीक, अब जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने नहीं पे किया थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये जो मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, यानी कि जो उन्होंने फर्स्ट कॉल की थी मैंने पे नहीं की, तो वो क्या हो गई, कॉल्स इन एरियर हो गया। वो क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, एडवांस से ही समझ रहे हो कि जब आप क्या करते हो, एडवांस में पैसा दे देते हो। अभी मेरे पास पैसा था, ठीक, अभी मेरे पास पैसा था तो मैंने क्या किया, मैंने अलॉटमेंट जब मैं पे करने जा रही थी तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट और सेकंड कॉल का ये पूरा का पूरा पैसा ले लीजिए। मैंने 1000 शेयर्स परचेज किए 10 रुपीज़ के, तो यानी कि कितना मुझे पैसा टोटल देना था, मुझे टोटल पैसा कितना देना था, 10,000 देना था। ठीक, अभी इंस्टॉलमेंट वाइज ले रहे थे, 2 3 ऐसे करके, तो मैंने कहा कि आप पूरे के पूरे पैसे रख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा पैसे रख लीजिए, हम एडवांस में दे रहे हैं, मेरे पास है अभी। तो जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, यानी कि अभी ना तो अलॉटमेंट की गई, ना तो फर्स्ट कॉल की गई, ना तो सेकंड कॉल की गई, लेकिन आपने पूरा पैसा दे दिया, यानी कि 10 रुपये पूरे के पूरे चुका दिए, तो वो क्या हो गई, आपकी कॉल्स इन एडवांस हो जाती है। चाहे 10 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 3 रुपये, यानी कि आप फर्स्ट कॉल की मनी आप अलॉटमेंट में ही दे देते हो, सेकेंड कॉल की मनी आप फर्स्ट कॉल में ही पे कर दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। जैसे आप अपने स्कूल में कोई फीस जमा करने जाते हो तो क्या करते हो, नेक्स्ट मंथ की फीस आप अभी इसी मंथ में ही पे कर देते हो, वो हो जाता है आपका कॉल्स इन एडवांस। फिर आता है आपका सरेंडर शेयर। सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर का मतलब होता है जब आप अब पेमेंट करेंगे, अब इंस्टॉलमेंट पे करने की हालत में नहीं रह गए, ठीक, तब आप क्या करते हो, कंपनी के पास जाते हो, अपने आप को सरेंडर करा देते हो। जेल वाला सरेंडर नहीं, इसका मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स को कंपनी को वापस कर देते हो, कहते हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो आप मेरे शेयर्स मुझसे ले लीजिए, अपने पास रखिए अपने शेयर्स, ठीक है, मैं अब नहीं पे कर सकता। तो ये क्या हो गया, सरेंडर शेयर। ठीक, सरेंडर कर देना अपने शेयर्स को। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स वो होता है जैसे कि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, ठीक, आप हमारी कंपनी के पहले के मेंबर रह चुके हो, अब आपने नहीं शेयर्स लिए हैं, बट अगर हमारे पास हम अगर इशू करने जाएंगे शेयर्स को, फिर से अगर इशू करने जाएंगे तो सबसे पहले हम उन लोगों को देंगे जो हमारे कंपनी में मेंबर्स एज अ मेंबर रह चुके हैं, या जिनका पैसा मेरे पास रह चुका है, ठीक है, या जिनका पैसा मेरे पास है अभी। एग्जाम्पल, मेरे पास 2000 शेयर्स हमने क्या किए थे, इशू किए थे, हमने क्या किए थे, इशू किए थे, 2000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन मेरे पास लोगों के पैसे कितने आए, लोगों ने एप्लीकेशन कितनी सबमिट की, 3000 शेयर्स पर सबमिट की, कितना, 3000 सब्सक्राइब हुए शेयर्स, लोगों ने सब्सक्रिप्शन कितना दिया, मुझे रिसीव कितना हुआ, 3000 शेयर्स रिसीव हुए, 3000 शेयर्स के पैसे रिसीव हुए। तो अब ये जो 1000 एक्स्ट्रा है, ठीक है, जिन 1000 एक्स्ट्रा है, जो लोग ने पहले ही मुझे इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ वो मेरे शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो अब मैं जब नए शेयर्स को इशू करूँगी, ठीक है, न्यू शेयर्स को इशू करने जाऊँगी, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को करूँगी जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया था लेकिन उनको किसी भी कारण वजह से उनको नहीं मिल पाया था, तो मैं उनको दूंगी, यानी कि राइट है उनका पहले, यानी कि आप पहले ही किसी आपको ला के दे दो, ठीक, उन्हीं का राइट है, इसलिए उन्हें कहते हैं राइट शेयर्स।
फिर आता है आपका बोनस शेयर। बोनस शेयर होता है जिस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को आप कैश में बोनस देते हो ना, कि हाँ चलो ठीक है इस साल हमारी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो फिर आपकी अगर 10,000 सैलरी है तो इस बार 12,000 ले लो, 2,000 हमारी तरफ से बोनस, है ना। या दिवाली का बोनस मिल जाता है, या किसी भी फंक्शन का बोनस मिल जाता है, तो वो बोनस होता है ना। इसी तरीके से जब कंपनी आपको बोनस शेयर में देती है, आपको क्या करती है, बोनस शेयर में देती है, तो वो हो जाता है बोनस शेयर। इसमें होता क्या है, इसमें कंपनी आपको पहले से ही अलॉट कर देती है। जैसे अगर आपने 1 शेयर लिए हैं, अगर आप 1 शेयर के मालिक हो, तो वो कंपनी क्या कर देती है, आपको 2 शेयर का मालिक बना देती है। यानी कि सब्सक्रिप्शन वगैरह उन सब का पेमेंट वो मतलब अपनी तरफ से करती है। बाकी जो आपका डिविडेंड वगैरह का है, 2 शेयर्स पे जो डिविडेंड पड़ेगा वो आपको मिलेगा। ठीक, तो ये होता है। इसको कितना कर देगी, दुगना कर देगी। यानी कि अब आप कितने शेयर्स के मालिक हो गए, 2 शेयर्स के मालिक हो गए। ठीक, तो ये होता है बोनस शेयर। फिर आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या, ये सरेंडर से मिलता जुलता ही है। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को पहले ही ले जाके दे देना कि हाँ अब मैं शेयर्स नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, अब मैं शेयर होल्डर की वो नहीं ले सकता। ठीक, तो वो तो हो गया सरेंडर। अब फॉरफीचर में क्या होता है, फॉरफीचर में जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हो, ठीक, आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपसे बोला जा रहा है कि आप पेमेंट करो, अपनी कॉल्स को, आपकी जो भी ड्यूज हैं उन सबको क्लियर करो। आप ना तो कुछ बता रहे हो कि हाँ किस वजह से आप नहीं पे कर पा रहे हो, ना आपने आके सरेंडर किया। ठीक, तो कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्स को क्या करती है, फॉरफीट कर लेती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम हमारे फ़ोन का। हम अगर कोई फ़ोन लेते हैं, अगर हमने मान लीजिए EMI पे लिया है, ठीक है, EMI पे हमने फ़ोन लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं ना, पर मंथ हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ठीक, फ़ोन हमने लिया, उसकी 6 इंस्टॉलमेंट निकली, यानी कि हमें 6 महीने हमें क्या करना होगा, हर मंथ हमें उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। चलो ठीक, आपने 3 महीने तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसकी EMI पे कर दी, लेकिन बाकी के जो 3 मंथ्स हैं आप इस केपेबल नहीं हो कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करो। ठीक, तो कंपनी क्या करेगी, वो आपसे आपका फ़ोन भी ले लेगी, और जो आपने इंस्टॉलमेंट 3 महीने के पे की हैं वो भी अपने पास रख लेगी। ये हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि आपसे आपके शेयर्स भी ले लिए, ठीक, उसको भी जब्त कर लिया, और जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की थी उसको भी अपने पास रख लिया। ना उसके ऊपर आपको कोई डिविडेंड मिलेगा, ना आपको आपके फ़ोन मिलने वाला, शेयर्स मिलने वाले। इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक, री इशू, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं फ़ोन को। जब कंपनी ने वो फ़ोन आपसे छीन लिया, आपसे ले लिया, अभी वो फ़ोन है, ठीक, उसकी थोड़ी बहुत वो मरम्मत करके वो क्या कर सकती है, रिपेयर करके उसको क्या कर सकती है, फिर से रीसेल कर सकती है। उसके पास ये राइट है कि वो फिर से रीसेल कर सके। इसी तरीके से जो शेयर्स को फॉरफीट किया गया था, उन्हीं शेयर्स को वो क्या कर सकती है, फिर से रीसेल कर सकती है। क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। ठीक, तो उसी को आप क्या कहते हो, री इशू ऑफ शेयर्स। अभी अंडरराइटर हमने अभी बात की थी कि अंडरराइटर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका पूरा थ्योरी, जो आपकी इस कंपनी अकाउंट के शेयर्स वाले में जो भी आपने समरी पढ़ी, क्या क्या टर्म्स हैं, कंपनी क्या होती है, इसके क्या काइंड्स होते हैं, कैपिटल क्या होती है। फिर हमने शेयर्स पढ़ा, शेयर्स में क्या टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स की भी टाइप्स पढ़े। फिर अभी हमने इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखा। सो ये था पूरा समरी हमारी इस चैप्टर का। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कहीं में भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी हम लोगों की ऐसी ही गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को पूरा कोर्स करवाते हैं। आपका पूरा कोर्स हो रहा है सभी सब्जेक्ट का। ठीक, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। अगर आप ऐसी क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि 20 दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम अपना कोर्स फिर से कंप्लीट करेंगे एक बार नए बैच के साथ। ठीक है, सो अगर इंटरेस्टेड हो, कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।